मित्रों नमस्कार। भारत पाकिस्तान तो अब बहुत हो चुका। अब हम बात करेंगे चीन की, क्योंकि अब ये बात वापस उठनी बहुत ज़रूरी है कि अब आने वाले समय में चीन का क्या होगा। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुँच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच जाए। पहले तो हमारी सरकारों को, नरेंद्र मोदी जी से पहले की जो सरकारें थी, उनका बड़ा डर था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे ऊपर फेंक देगा, पाकिस्तान मुसलमानों के वोटों को कांग्रेस को नहीं लेने देगा, और नाना प्रकार के भय में हमारी पुरानी सरकारें जिंदा थीं। आतंकवादियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर पुरस्कार दिए जाते थे। समय बदला, मोदी जी आए, आतंकियों को ठिकाने लगाया और देश में एक रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत किया, और देशवासियों को आज थोड़ा सा विश्वास हुआ कि भारत पाकिस्तान को ठोंक सकता है और उसको परमाणु बम का डर नहीं है। अब जाकर यह डर निकला है। वैसे भी एक साइकोलॉजी आती है, जब कोई अपराधी हो, जेल में भी बंद है तो भी उसका खौफ बना रहता है। उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा होगा, जब अपराधी मारा जाता है तब जाकर उसका खौफ खत्म होता है, और यही बाबा चीज़ समझ गए और उन्होंने अपराधियों को उत्तर प्रदेश में निपटाना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही खौफ था पाकिस्तान का। आतंकवादी आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। आतंकवादी आते हैं, दहशत फैलाते हैं, हिंदुओं को ब्राह्मण नाम देकर पंडित मारे जा रहे हैं करके बाहर निकाल देते हैं, और पूरे कश्मीर को खाली करा लेते हैं। और इस प्रकार के प्रोपोगंडे पुरानी सरकारों में चलते रहे। तो ये तो था वो इतिहास जो अब हमारे दिमागों से निकल चुका है। अब मन मस्तिष्क में आया है कि अब कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब लोगों ने सोचना शुरू किया है। जब ये वाली स्ट्राइक हुई, अभी तक भी लोगों को नहीं लगता था, क्योंकि अभी भी बीच में कुछ चुनाव जब हुए थे तब भी हिंदू बाहुल सीटों पर कांग्रेस का जीतना ये संकेत था कि वहाँ भय का माहौल है। लेकिन अब स्थिति कुछ और होने वाली है। अब इसी बीच में भारत पाकिस्तान तो बहुत हुआ, सारे टीवी चैनल सब पर आपने खूब सुनी होगी। लेकिन अब मैं फिर नई बहस शुरू करना चाहता हूँ चाइना की। अब चीन का क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिए एक पहलू या एक पहेली बन चुकी है कि चीन का क्या होने वाला है और चीन के साथ स्थिति क्या रहती है। पूरी दुनिया का अब चीन सरमोर बन जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह से देखा, अमेरिका तो टाँटा फेस हो गए। जो एक वहाँ के अंकल सेम की एक दबदबा हुआ करता था, वो दबदबा अब समाप्त हो रहा है। ईरान से भी उन्हें डर लग गया, समझौता करने लग गए। भारत पाकिस्तान के बीच में भी झूठी बात फैलाकर मध्यस्थता की बातें कर रहे हैं, और यूक्रेन से भी उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। तो एक जो अच्छे व्यक्ति का एक गुण होता है कि हम जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं उसको साथ लेकर चलें, तो वहाँ वो फ्लॉप हो चुके हैं। रूस से टकराने की अभी हिम्मत अमेरिका की भी नहीं है। ये यूक्रेन से छोड़कर भागने का यही नतीजा दर्शाता है। अब बात आती है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो अब दिमाग में आता है चीन। क्योंकि चीन के साथ अभी ऐसी कोई पोल खुली नहीं है कि चीन के हथियारों को टेस्ट किया जाए, चीन की पावर को टेस्ट किया जाए, या चीन के आइस को टेस्ट किया जाए। ज्योतिष के आईने में मैं वापस बताने की आपसे कोशिश करूंगा चीन की क्या स्थिति है। क्योंकि मेरे आप पुराने वीडियो देखेंगे, किसी भी व्यक्ति ने, न किसी राजनीतिक ने कहा, न किसी वैज्ञानिक ने कहा, न किसी ने भी नहीं कहा था कि चीन, पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है। हर सरकार पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, सारे ज्योतिषी पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं अकेला था जिसने कहा था कि पाकिस्तान का खुद का परमाणु बम नहीं है, ना वहाँ की मिसाइल है। तो वो आपने देखा। अब वही बात मैं अब वापस आके आपको बतला रहा हूँ कि चीन की क्या दुर्गति होने वाली है और चीन की स्थिति क्या है। अभी यदि हम चीन की कुंडली को लेते हैं, तो पहले तो मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्र विराजमान है, राहु तीसरे स्थान पर है, मंगल नीच राशि के सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, केतु सूर्य बुध भाग्य स्थान पर, शुक्र दशम स्थान पर, और गुरु हैं द्वादश स्थान पर। इस कुंडली के अनुसार यदि इसका अध्ययन करें तो लग्न के जो चंद्रमा है मकर राशि के, एक तो मकर राशि का चंद्रमा गीदड़ भपिकी की ओर संकेत करता है। पहला तो एक जब भी ये बात करता है तो गीदड़ भपकी की बात करता है, और सियार की तरह ये काम करता है। गुपचुप तरीके से इसके काम होते हैं। पहले चीन भारत से भी छोटा था, लेकिन उसने धीमे धीमे करके 4-5 देशों को मिलाया और एक बड़े चीन का एक आकार ले लिया। चीन का
के लिए यूँ कहें कि परिस्थितियाँ ही उसके फेवर में रहीं और लगातार वो दूसरे देशों पर कब्जा करता रहा और उसने एक अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके पीछे भी कुछ कारण थे, क्योंकि पहले वामपंथी शासन रूस में, चीन में हुआ करता था, तो रूस ने यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान वामपंथी होने के कारण नहीं दिया और दक्षिणपंथी शासन जब चलता रहा तो चीन अपनी तरक्की करता रहा। चीन ने जिन जिन देशों पर भी कब्जे किए वहाँ रूस भी ठंडा पड़ा रहा और अमेरिका चूँकि दूर था तो अमेरिका अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। ऐसे समय में जब जब कुछ युद्ध हुए, कब नेगेटिव परिस्थिति हुई, तब तब चीन ने सारी स्थितियों को किया है। तो पहली स्थिति तो एक चीन सियार की तरह जाता है और अपने शिकार को करता है या दूसरे के शिकार को उठाकर अपना शिकार बनाकर खा लेता है। तो ये तो एक वहाँ की विशेषता है। अब दूसरी स्थिति चीन के पराक्रम की बात करें तो पराक्रम स्थान पर राहु विराजमान है। तो चीन जैसे व्यापारी का एक स्वभाव होता है, विशेष उस व्यापारी का जो लोन कर्ज देता है। हालांकि अब तो व्यापार बहुत सुधर चुका है। पहले के कर्ज के व्यापारी की स्थिति होती थी कि व्यापार जब कोई कर्ज ले लेता था तो व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाता था। तो वही स्थिति राहु की तीसरे स्थान पर होती है कि जब एक बार किसी की गर्दन पकड़ लें तो धीमे धीमे घुन की तरह उसको ऊपर से लॉलीपॉप पकड़ाते आते हैं, नीचे से आग लगाकर उसको नष्ट करते रहते हैं। तो ये उसका स्वभाव रहता है। तो राहु तीसरे स्थान पर होता है, उस व्यक्ति का स्वभाव रहता है कि वो किसी भी व्यक्ति को घुन की तरह नष्ट कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती थोड़ी सी खतरनाक रहती है। अब इनका 7वें घर में मंगल है, नीच राशि का। नीच राशि का मंगल सप्तम भाव में संकेत यह देता है कि कोई भी चीन का सगा नहीं है और चीन किसी को भी सगा मानता भी नहीं है। तो ये एक सप्तम भाव का बड़ा कारण होता है और इसलिए इनके बहुत अच्छे कोई दोस्त नहीं होते हैं। शनि का देखें अष्टम भाव में बैठा हुआ दसम भाव को देखता है। तो एक व्यापारी का देश है, पराक्रम का देश नहीं है। तो व्यापार को बढ़ाना, व्यापार से काम करना, और जिस तरह से अंग्रेजों ने व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया, वही सिद्धांत चीन ने अपना कर रखा और अपने व्यापार को उसने फैलाना शुरू किया और व्यापार के जरिए ही सबसे उसने संबंध बनाए। और फिर स्थिति बनती केतु, सूर्य और बुध, यह भाग्य स्थान पर। तो किस्मत ने इसका बहुत साथ दिया जब तक बुध की महादशा नहीं आ गई। बुध की जब महादशा 2019 से आनी शुरू हुई तब अब ये नष्ट होने शुरू हुए, क्योंकि बुध अब शत्रु भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो स्थिति यहाँ नेगेटिव हो रही है। तो बुध की महादशा इसकी अंतिम महादशा है। इसमें इसका नाश होगा 26 सितंबर 19 से 26 सितंबर 2036 तक। यहाँ तक चीन अपने पूरे अस्तित्व को खो बैठेगा। ये बुध का संकेत मिलता है। एक आता है शुक्र का दसम भाव में बैठना, इसलिए यहाँ का व्यापार व्यवसाय फला फूला और इसने अपनी पॉपुलेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के व्यापारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और नई नई इंडस्ट्रियों को डेवलप किया और सस्ता माल उपलब्ध यहाँ से कराया। तो शुक्र का एक अच्छा फल है। और द्वादश भाव में बैठे हुए गुरु, इसका फल भी ये है कि इसकी लगातार जब परिस्थिति बनी तो फेवर में होती गई और ये लगातार नुकसान पहुँचाता रहा और अपनी तरक्की को करता रहा। अब चीन करता क्या था, जब चीन की स्थिति बिगड़ने लग जाती, चीन के यहाँ पर संकट आने लग जाता, तो चीन की जनता को एक डरावना स्वप्न देता, बाजू वाले मंगोलिया को कवर करना है। तो उसने फिर मंगोलिया को धीमे धीमे झगड़ना करना शुरू किया, मंगोलिया को कब्जे में कर लिया। तुर्किस्तान को कब्जे में करना है, फिर उसने अपनी परिस्थिति आई, तुर्किस्तान को कब्जे में किया, फिर तुर्किस्तान का दोहन उसने खदान वदान सब खोना शुरू कर दिया। फिर उसकी स्थिति बनी भारत के विवाद में, तिब्बत को उसने अपने कब्जे में कर लिया, तिब्बत का दोहन उसने करना शुरू कर दिया, वहाँ की खदानें सारे खोद काट के वहाँ नष्ट करना शुरू किया। अब फिर उसका स्थिति आई कि टेक्नोलॉजी में हांगकांग बहुत आगे निकल रहा था, सब कुछ ठीक था। चीन की स्थिति फिर डाउन गई, आर्थिक रूप से फिर टूटा, तो उसने हांगकांग पर कब्जा किया और हांगकांग की सब संपदा को अपनी बनाई और उसके बाद फिर उसने अपनी स्थिति को सुधार किया। ऐसी अब स्थिति फिर उसके सामने आ रही है। लोगों को नहीं दिख रहा है कि चीन की स्थिति क्या है। सत्य ये है कि चीन की पॉपुलेशन जितनी वो बता रहा है उतनी है ही नहीं। अब वहाँ पर लोग भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भी स्थिति बन रही है। लोगों का ध्यान रोजगार की तरफ है ही नहीं जाता, नौकरी लोग करना ही नहीं चाहते, छोटे छोटे काम करके काम गुजर बसर करना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो पॉपुलेशन कम होना, तो सबसे बड़ा संकेत है कि जो हम दूसरे देशों के लिए काम कर रहे थे, इंडस्ट्री लगाए बैठे थे, अब उस इंडस्ट्रीज पर संकट आने वाला है। चीन ने जितना जो कुछ करना था, अमेरिका का, यूक्रेन, ब्रिटेन जिन जिन के व्यापार व्यवसाय यहाँ होते थे, अब धीमे धीमे कोरोना के बाद सब ने अपने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। तो वहाँ की स्थिति आर्थिक रूप से बिगड़ने लगी। इसलिए उसका दिमाग ताइवान की तरफ गया, क्योंकि ताइवान अब बढ़ती इकोनॉमी है,
इसको कब्जे में किया जाए तो फिर कुछ स्थिति चीन की सुधरे। तो ये जो उसकी गिदड़ भक्की ताइवान के चक्कर में आ रही है और उसको लगा मैं इसको कब्जे में करूँगा, तो अब अंकल सैम अमेरिका के दिमाग में चीज़ घुसी है कि इस तरह से ताइवान को कब्जे में करके आर्थिक स्थिति में मेरे को ये टक्कर दे देगा। अब अंकल सैम ने ताइवान पर अपना काम करना शुरू किया कि ताइवान पर यदि चीन ने हमला किया तो ये हमला मेरे ऊपर होगा और मैं इसको अटैक के रूप में मानूंगा। अब चीन की भी नकेल कसने लगी है और अब जाकर 5 देश पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को समझ में आया है कि अब ताइवान को पर चीन को कब्जा नहीं करने देना है। ये स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति अब रूस की भी बन रही कि रूस जब तक दक्षिणपंथी शासनों का था तब तक स्थिति कुछ अलग थी और अब ये सब शासन हो रहे हैं समाप्त। अब शासन के बाद एक अच्छा देश है और रूस अपने आप में एक अलग तरक्की कर रहा है और वहाँ से भी वामपंथ जो है समाप्त हो चुका है। तो जहाँ जहाँ वामपंथ रहा वहाँ घुन की तरह जनता को पीसना, जनता को लूटना, ये उनका मूल उद्देश्य रहता है और चंद लोगों के हाथ में सत्ताएँ रहती हैं, वो इसको लूट खसोट करते रहते हैं और बोलते हैं कि हम सबको बराबरी से देना चाहते हैं, प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पास बराबर होना चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। नाम ये रहता है और काम ये होता है कि लूटने खसोटने का ये काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो ग्रह बने हैं वो बुध की महादशा में इनके डिस्टर्ब हुए हैं। 2019 के बाद जैसे ही बुध की महादशा शुरू हुई तो चीन की हर बात की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई और चीन लगातार एक्सपोज होता रहा है और चीन लगातार घबराता रहा है। आर्थिक रूप से चीन का जो विकास था वो 2019 के बाद से समाप्ति की ओर शुरू हो चुका है। अब स्थिति एक देखते हैं, 2023 के बाद से शुक्र चला तो 23 के बाद से तो आर्थिक स्थिति और ही डाउन होती चली गई। उससे पहले भी स्थिति कोरोना आया 19 के बाद, तो कोरोना में जैसे ही बुध शुरू हुआ तो तत्काल एक्सपोज होना शुरू हुआ, स्थिति बिगड़ गई। 23 से 25 दिसंबर तक अभी ये शुक्र चल रहा है तो आर्थिक रूप से ये बहुत टूटने वाला है और दिसंबर तक इतना टूट जाएगा कि इसके देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी और फिर जो इसने कब्जे किए हुए देश हैं, इसमें हांगकांग है, तिब्बत है, मंगोलिया है, अब ये सब फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि स्थिति बिगड़ेगी तो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए इसने इनको दबाने के लिए नया पैंतरा पलटा है कि अब ताइवान पर कब्जा करना है ताकि वहाँ के लोग ठंडे पड़े रहें। अब वो इससे होने वाला नहीं है और इसकी जितनी भी चाल थी, जितनी भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, वो सब पाकिस्तान के साथ भारत ने ध्वस्त कर दिए। तो आने वाला जो समय है अब चीन के टुकड़े का समय शुरू हो रहा है और चीन जो स्वप्न देख रहा है कि मैं ताइवान पर कब्जा कर लूँगा, तो अब वो कब्जे की स्थिति दिखाई नहीं देती है क्योंकि चीन के नष्ट होने का समय शुरू हुआ है और वो शुरू हो जाएगा 22 दिसंबर 25 से। 22 दिसंबर 25 के बाद बुध में सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है। एक स्थिति तो यहाँ ये नेगेटिव होगी कि अष्टम जब सूर्य चलेंगे तब इसके सारे पासे उल्टे पड़ने शुरू होंगे और ये दुनिया को जो भी समझाने की कोशिश करेगा तो उसमें ये नाकाम हो जाएगा। जिस तरह से हांगकांग को कब्जे में कर लिया था, तिब्बत को कब्जे में कर लिया था। भारत उस समय कमज़ोर था, शुरू का आज़ाद हुआ था तो उतनी पावर नहीं थी, तो भारत तिब्बत को नहीं बचा पाया और तिब्बत के कुछ लोगों में भी अपना एक अहंकार था, वहाँ के लोगों में चीन प्रेम भी जागृत हो रहा था तो उनने खामियाजा भुगता। अब लेकिन तिब्बत को समझ में आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। तो ऐसी स्थिति में अब जब सूर्य आएगा दिसंबर 25 से अक्टूबर 26 तक, तब ये जितनी भी चालें चलेगा सब नाकाम होंगी और इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी। 26 के बाद फिर आ जाएगा चंद्र। अब बुध में चंद्र शुद्ध मार्केज बनेगा, उस समय ये युद्ध छिड़ेगा 2026 में जाकर ताइवान वगैरह से। जब युद्ध छिड़ेगा तो मुंह खाएगा और बहुत बुरी स्थिति इसकी हो जाएगी। और जब तक ये कई सारे अभी रिसर्च कर करके अमेरिका को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब युद्ध होता है तब युद्ध कौशल देखा जाता है, युद्ध की सामग्री नहीं देखी जाती। परमाणु बम तो रख के पाकिस्तान भी अमेरिका का बैठा हुआ था, चला नहीं पाया, वहीं कहीं बंद हो गया और वहीं रिसाव शुरू हो गया, आज स्थिति बेकार है। चीन की इतनी सारी मिसाइलें लेके बैठा हुआ था, 108 चीन की मिसाइलें तो अभी ही आई थी पहलगाम हमले के बाद, वो मिसाइलें नहीं चला पाए। तो एक जज्बा होता है, हौसला होता है और वो हौसला चीन के पास नहीं आएगा। डेक्लाम में भी आपने देखा कि कितने सारे सैनिक चीन के सुहा हो गए, जब उनकी कब्रें मिली तब समझ में आया कि इतने सारे लोग वहाँ पर मारे गए। तो ये स्थिति अब निर्मित हो रही है और आने वाले समय में 2026 से 28 के अंदर चीन अपने अस्तित्व को खोना शुरू कर देगा और ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें फिर इसके टुकड़े होने शुरू होंगे
और टुकड़े कब कब होंगे फिर उनकी बात मैं अगले वीडियो में आपसे करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो भी देखने में आनंद नहीं आता है। इसलिए मैंने अभी आपको वो एक हिंट दिया कि चीन की क्या दुर्गति होने वाली है, चीन ने कैसे दूसरे देशों पर कब्जा किया, अब दूसरे देश इस पर कैसे कब्जा करेंगे, इसके हाथ से कैसे छुटकेंगे, ये सब मैं आपको अगले उसमें बताऊँगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान में तो पाकिस्तान नष्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं है। जैसे आप चाय बनाने का बोलें तो एक स्थिति होती है, गैस जलाए पानी रख दिया, चाय बनना वहीं से शुरू हो जाती है, आखिर में तो सब कुछ डाल के बाद में आती है, जो टाइम लग जाता है। तो गैस भी जल चुका है, पानी भी रखा चुका है, तो पाकिस्तान की स्थिति तो अभी हो गई है, तब तो वो नष्ट होने की कगार पर है। टर्की वर्की जो उसका साथ दे रहे हैं या खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये भी अब दिन दूर वहाँ पर नहीं है। इसलिए अब हम टारगेट लेके बैठे हैं कि चीन की स्थिति क्या होगी, उस पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने पाकिस्तान पर भी 2017-18 से वीडियो बना रहा था, अब जाकर ऐसा हुआ। अब चीन पर बनाना शुरू करेंगे तो चीन में 26-27 में जाके ऐसा होने वाला है। तो ये आने वाले समय में आप अवश्य देखेंगे। मित्रों, आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो इस तरीके की मैं बनाता हूँ, बाद में तो फिर आपके पास आधी अधूरी जानकारी के साथ उपलब्ध होते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और जानकारी आप लेते रहें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।